हाँ, तो इसको अपन वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे अपन ने गॉस लॉ की हेल्प से सॉलिड स्फेयर का किया था। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना ना। ये अपना सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। आपको बताना क्या है कि ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां से x डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं गॉसियन सरफेस कैसी मानूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है तो मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानूंगा। कैसी गॉसियन सरफेस मानूंगा? सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसकी लेंथ मान लेंगे L है, ये जो ब्लैक वाला सिलेंडर बनाया है इसकी लेंथ कितनी है? L मान लिया है मैंने, गॉसियन सिलेंडर माना है L लेंथ का। उसकी रेडियस कितनी है? X। रेडियस कितनी है? X। क्यों X है? क्योंकि उसने X डिस्टेंस पे ही फील्ड पूछी थी, ठीक है। तो अपन, और हम जानते हैं कि इस पे फील्ड बाय सिमेट्री ऐसे आउटवर्ड ही होगी, है ना, हर जगह। जैसे वहां पे स्फेयर में स्फेरिकल फील्ड बाहर की तरफ जा रही थी, वैसे यहाँ पे आउट बाहर की तरफ वैसे रेडियल फील्ड जा रही होगी। तो मैं अब लिख देता हूँ E इंटू एरिया, ये फ्लक्स होगा, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ध्यान से, E तो बताना है भाई, इस गॉसियन सरफेस का एरिया जिससे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो ये होगा इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया एंड दैट विल बी 2 पाई आर एल, जहां की आर की जगह एक्स लिखेंगे। सो इट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई एक्स इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। मैं चाहता हूं ये बता दूं कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जो ब्लैक वाला सिलेंडर माना है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो आपको बेटा कौन से चार्ज डेंसिटी दे रखी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, तो चार्ज निकालने के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू उस ब्लैक वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, और मैं इसको लिखूंगा पाई एक्स स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। ये चार्ज लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्सएल से एक्सएल कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बेटा? रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर, रो एक्स अपॉन 2 epsilon naught. This is the field out inside the solid cylinder. Rho x upon 2 epsilon naught. ये फील्ड भी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल वैसा ही बेसिक सा डेरिवेशन है कि गॉसियन सरफेस माना, उस पर फ्लक्स निकाला, फ्लक्स इज इक्वल टू उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट है? तो हम लोग सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर के अंदर फील्ड लिखनी सीख गए। अब इसका यूज क्या है, मतलब इस फील्ड का यूज क्या है? तो फील्ड का बेटा वही यूज है जो अपन ने स्टार्टिंग में फील्ड के यूज में सीखा था। अगर हमें किसी पॉइंट पे फील्ड पता हो तो हम उस पॉइंट पे फोर्स बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्फेयर है ना, इस पे चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, ये इसका सेंटर सी है। मैंने एक दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां रखा, है ना, या इसको मान लो Q1 कहता हूं, और एक चार्ज मैंने Q2 यहां रखा, ठीक। ये डिस्टेंस मैं कुछ R2 कह रहा हूं और ये डिस्टेंस मैं कुछ R1 कह रहा हूं। मैंने दो पॉइंट चार्ज रखे हैं, एक Q1 और एक Q2। अब सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फाइंड, स्फेयर है नॉन कंडक्टिंग, है ना, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर, ठीक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू स्फेयर। स्फेयर के कारण Q1 पे फोर्स। दूसरा, फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू स्फेयर। ध्यान से सुनना, मैं ही बताऊंगा, है ना। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू स्फेयर एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू स्फेयर। सबसे पहले बेटा आते हैं Q1 पे।
Q1 पे क्या स्फेयर फोर्स लगाएगा? हाँ, क्यों लगाएगा बेटा? क्योंकि स्फेयर पे चार्ज है। उस फोर्स को लिखने के लिए मैं कह सकता हूं कि Q1 वाली लोकेशन पे स्फेयर की फील्ड मल्टीप्लाइड बाय Q1 का चार्ज, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। तो आप कहोगे दिस फोर्स इज इक्वल टू F1। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखोगे आप Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। क्या कहा मैंने कि Q1 पे जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा Q1 का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय Q1 की लोकेशन पे स्फेयर के कारण फील्ड। अभी मैं सिर्फ स्फेयर का फोर्स लिख रहा हूं, उस पे Q2 का फोर्स भी लगेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिंपल कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं। तो इसको लिखा Q1। स्फेयर की फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी? वो पॉइंट बाहर है, कितनी डिस्टेंस पे? R1 डिस्टेंस पे। तो बाहर वाले पॉइंट पे स्फेयर, हॉलो स्फेयर की फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो बेटा अपना आंसर आ गया KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, फील्ड लिखना है और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आपको कहा गया है फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू स्फेयर। क्या पूछा गया है? Q2 पे स्फेयर का फोर्स क्या होगा, अभी बताते हैं। F2 इज इक्वल टू Q2, ये क्या लिखा? 2 पे फोर्स बताना है तो उसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। बेटा ये 2 चार्ज कहाँ रखा हुआ है? स्फेयर के अंदर। स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0, क्योंकि ये कौन सा स्फेयर है? हॉलो स्फेयर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो ये हो गया बेटा 0। इसका मतलब ये स्फेयर Q1 पे तो चार्ज लगाएगा, सॉरी फोर्स लगाएगा, Q2 पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब हमने क्या सीखा? अगर हमें कभी भी किन्हीं दो के बीच फोर्स लिखना हो, हम एक की फील्ड लिख देंगे और उस फील्ड को दूसरे के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट किसी को? अभी इससे मैं 3-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे कैसे होगा उस पे मत जा, वो है ना? कैसे होगा उसकी बात मत करो। क्वेश्चन वाले ने कहा है तो है ना? Q2 को स्फेयर के अंदर कैसे रखेंगे, उस पे दिमाग मत लगाओ, है वो तो। मैंने कहा है तो है, ठीक है, मान लो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। प्लस Q और यहाँ कैपिटल Q, है ना? इसकी रेडियस R है, वापस ये हॉलो स्फेयर है। ठीक है भाई। और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये अपना कुछ Q1 है, और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q2। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है R, स्मॉल r दे रखी है, ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, सब प्लस चार्ज है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, पहला फाइंड फोर्स ऑन Q2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू Q1, Q2 पे Q1 का फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है ड्यू टू स्फेयर। और थर्ड क्वेश्चन है टोटल, Q2 पे टोटल फोर्स। सब पॉजिटिव चार्ज है ना? तो पॉजिटिव चार्ज का काम ये है कि फोर्स रिपल्सिव होगा, है ना? तो मैं ये भी बता दे रहा हूं, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, बस मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं। Q2 पे Q1 का फोर्स, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो आप कहोगे कि बेटा F21, ये तो सिंपल हो गया, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आपसे कहा है कि Q2 पे स्फेयर का फोर्स, किसका फोर्स? Q2 पे स्फेयर का। तो Q2 वाली लोकेशन पे स्फेयर की फील्ड लिखेंगे। स्फेयर की फील्ड के लिए सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू स्फेयर क्या लिखोगे? KQ/R स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने? स्फेयर की फील्ड मल्टीप्लाइड बाय Q2 का चार्ज। क्या है ये? स्फेयर की फील्ड 2 की लोकेशन पे
मल्टीप्लाइड बाय Q2 का चार्ज, और टोटल फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। और भाई वेक्टर सम निकालना आसान है क्योंकि ये फोर्स भी दूर की तरफ लगेगा और ये फोर्स भी दूर की तरफ लगेगा, दोनों फोर्सेस सम होंगे। तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये आ गया नेट फोर्स। आप चाहो तो यहाँ से के Q2 आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो बचेगा Q प्लस Q1, है ना। तो यहाँ अपन क्या सीख रहे हैं कि अपन इंडिविजुअल चीजों के फोर्स उस पर लिख के उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है आपको Q2 की लोकेशन पर नेट फील्ड ही पूछी होती, तो नेट फील्ड भी क्या होता, दोनों के फील्ड का सम। ठीक है, जल्दी लिखिए, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ना बेटा दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है ना। दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर C है ना, बीच बिल्कुल सेंटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर C। सेंटर C से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब आप जानते हो कि तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, जब R R1 से कम हो। दूसरा, जब R R2 से कम और R1 से ज्यादा हो, मतलब दोनों के बीच। और तीसरा, जब R की वैल्यू R2 से ज्यादा हो, मतलब जब एक बार पॉइंट यहां लूं, जब एक बार पॉइंट यहां लूं और जब एक बार पॉइंट यहां लूं। तो अपने को इन लोकेशंस पे फील्ड बतानी है, उन पॉइंट्स की सेंटर से डिस्टेंस को अपने को R मानना है। सब अपनी अपनी कॉपी पे सोच के आंसर लिखिए, फिर मैं 2 मिनट के बाद तीनों के आंसर लिखूंगा। कैसे सोचना है, सुनना मेरी बात, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। दोनों स्फेयर को अलग अलग मानना है, जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पे दोनों की फील्ड का लिख के, जैसे आपको मान लो मैंने अंदर वाले पॉइंट पे पूछा है, तो अंदर वाले पॉइंट पे दोनों की फील्ड लिख के सम कर देना। बीच वाले पॉइंट पे लिखा है, बीच वाले पॉइंट पे दोनों की फील्ड लिख के सम कर देना। बाहर वाले पॉइंट पे पूछा है तो बाहर वाले पॉइंट पे दोनों की फील्ड को लिख के सम कर देना। जहां भी फील्ड पूछूंगा दोनों की फील्ड को लिख के उसका सम। ठीक है, और एक्चुअली फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम नहीं है, बट ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। लिखो, तीनों के आंसर सब लोग कॉपी पे लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में काफी मेहनत लगेगी, तो मत लिखना। मैंने तीनों के आंसर लिख दिए हैं। कितने लोग हैं, तीनों आंसर सही आ गए थे, 5 6 7, 2 सही थे, 8 9। गुड। अब समझो जरा ध्यान से, है ना। 2 सही थे, सुन लो ध्यान से, सुनना ध्यान से भाई, है ना। मैंने क्या कहा, दोनों को सेपरेट देखना है। तो देखो मैं लेजर पेन ले आता हूँ। मान लो बेटा मुझे इस पॉइंट पे लिखना है ना। ध्यान से सब लोग डायग्राम देख के चलना। ये पॉइंट Q1 के भी अंदर है और Q2 के भी अंदर है, बोलो भैया, है ना। ये पॉइंट Q1 के भी अंदर है और Q2 के भी अंदर है। तो इस पे दोनों की फील्ड क्या होगी, 0। तो 0 + 0 0, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होती है, 0। हो गया काम। अब देखना, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये पॉइंट कहाँ है, Q1 और Q2 के बीच। ये पॉइंट Q2 के तो अंदर है, तो 2 की फील्ड तो यहाँ 0 होगी। क्यों 0 हुई, क्योंकि स्फेयर के अंदर, हॉलो स्फेयर के अंदर फील्ड कितनी होती है, 0। तो ये पॉइंट Q2 के तो अंदर है, तो Q2 के कारण यहाँ फील्ड क्या होगी, 0। और बचा क्या, Q1। ये पॉइंट Q1 के बाहर है और Q1 वाले सेंटर से इसकी डिस्टेंस को स्मॉल r दे रखा है। तो स्मॉल r वाले डिस्टेंस पे बाहर फील्ड होती है KQ1/r²। तो यहाँ पे फील्ड आ गई, है ना। और अब यहाँ आते हैं,
ये पॉइंट Q1 के भी बाहर है और Q2 के भी बाहर है। कहाँ है? Q1 Q2 दोनों के बाहर है। तो Q1 और डिस्टेंस तो कॉमन सेंटर से कितनी है? स्मॉल r। तो Q1 वाले की फील्ड होगी k Q1 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, Q2 वाले की फील्ड होगी k Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दोनों का सम करोगे तो आएगा बेटा k Q1 प्लस Q2 अपॉन r स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात क्या सोचना था कि हम दोनों के फील्ड को सेपरेटली लिख के उसका सम करेंगे। जिसकी जीरो उसके कारण जीरो लिख देंगे, जिसकी नॉन जीरो उसके कारण नॉन जीरो लिख देंगे। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज थी। गुड। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। गुड, आगे चलें। ठीक, अब सुनना मेरी बात। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके 4-5 क्वेश्चन आपके रेस में दिए हुए हैं जो मैं आपको आज होमवर्क दे दूंगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, उसमें कोई लोचा नहीं। क्या है ना कि एक क्वेश्चन सॉलिड स्फेयर का है जो एग्जाम्स में आ चुका है, मतलब कई बार वो, मतलब एक्चुअली इरोडोव का क्वेश्चन है, तो वो जेई मेंस में भी आ चुका है, पहले जेई एडवांस में आया था, फिर जेई मेंस में आया था। उन्होंने फील्ड का नेचर पूछा। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन भी मतलब याद भी रखेंगे, इसका रिजल्ट डेरिवेशन में समझाऊंगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, तो ये रिजल्ट तो पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं। ये ना बेटा एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। क्या है ये? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, है ना। और उससे ना ये छोटी सी कैविटी काट के निकाल ली गई है। कैविटी है ये, क्या है? कैविटी। और वो भी कैसी कैविटी है? स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, इसका सेंटर यहां है, इसको कुछ C1 कह देते हैं। और इस स्फेरिकल कैविटी का सेंटर यहाँ है, इसको कुछ C2 कह देते हैं। ठीक, C1 C2 इनके सेंटर से। बहुत ध्यान से सुनना, बीच में पूरा पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। C1 C2 इसके सेंटर है और इसकी चार्ज डेंसिटी, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, जितना सा भी पार्ट है उसकी चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है। क्या दी हुई है? रो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही मान लो, इनसाइड द कैविटी। इनसाइड द कैविटी। मैं पहले इसका आंसर बताऊंगा, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आता है वो आंसर। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसका आंसर क्या है कि इस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैसी कैविटी है ये? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर अगर हम एक स्फेरिकल कैविटी कट करके निकालते हैं तो इस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो ऐसी होगी। ऐसी का मतलब बताऊंगा अभी कैसी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, एंड दिस विल बी पैरेलल टू द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी। मैं लिख रहा हूं ये बात। इनसाइड द कैविटी, अपने मेंस के एग्जाम में ज्यादातर यही पूछ लिया गया है कि कैविटी के अंदर फील्ड कैसी होती है ना। इनसाइड द कैविटी देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर। किस वेक्टर के पैरेलल है? C1 C2। C1 C2 कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ स्फीयर एंड कैविटी।
स्फेयर और कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसके पैरेलल होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो मैं भी बताऊंगा, है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताऊंगा। ये इसकी डायरेक्शन है। तो अपन ने क्या सीखा, क्या याद रखना है, पहले ये सुन लो कि अगर एक नॉन कंडक्टिंग, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, ऑब्वियस सी बात है, रो मैंने दे रखा है, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर कहीं भी ये कैविटी यहां भी बनाई जा सकती थी, ये कैविटी यहां भी बनाई जा सकती थी, कहीं भी एक स्फेरिकल कैविटी बनाई जाती है। स्फेरिकल कैविटी मतलब वहां से एक पोर्शन निकाल लिया जाता है, उस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो कैविटी के सेंटर से, सॉरी, स्फेयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा बेटा, ये जो वेक्टर होगा ना, ये इसके पैरेलल होती है। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, है ना। मैंने जो ये बात बोली इसको समझने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, प्रूफ मैं भी बताऊं। इस चीज को याद रखने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये बात ध्यान रखनी है। कैविटी कैसी में है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में। डन, तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं इसका प्रूफ करूंगा। 2 लाइन का प्रूफ है, वेक्टर से करते हैं एक्चुअली। इसको जल्दी से लिख लीजिए 2 मिनट में, 1 मिनट इसको लिखिए, फिर ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि सॉलिड स्फीयर के अंदर, पूरा सॉलिड स्फीयर होता आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जो फील्ड का फॉर्मूला था वो एक फॉर्मूला ये भी था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये डिराइव किया था, सबको याद होगा। आर डिस्टेंस पे फील्ड होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो r vector upon 3 epsilon naught. What is this r vector? This is the position vector of that point with respect to the center. तो E का फॉर्मूला था रो r upon 3 epsilon naught, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r वेक्टर आ जाएगा, है ना। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लिखना नहीं आता उस कैविटी के कारण फील्ड, मुझे पूरे स्फीयर की फील्ड लिखनी आती है, मुझे कैविटी की फील्ड लिखनी नहीं आती है। तो मैं कहता हूं कि दिस स्फीयर with cavity is equal to complete sphere, उसी साइज का मान लेना, प्लस एक कैविटी। This is sphere with charge density rho. It is identical to complete sphere with charge density rho प्लस एक कैविटी के साइज का स्फीयर विथ चार्ज डेंसिटी माइनस रो। ऐसा समझो, है ना। अगर मुझे सिर्फ पूरे पूरे गोले के लिखनी आती, तो मैं अगर पूरा रो डेंसिटी वाला एक गोला मान लूं और उसमें एक माइनस रो डेंसिटी वाला गोला रख दूं, तो क्या वो कैविटी बन जाएगी? ऐसा एज्यूम किया, ये मेथड है सोचने का, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करके सोचना, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें एक स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं एक आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस की कैविटी, तो मैं कहता हूं दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्लीट स्फीयर, पूरा स्फीयर रो डेंसिटी वाला, प्लस उस छोटी सी जगह पे रखा हुआ एक माइनस रो वाला। तो भाई उस पे जैसे ही माइनस रो रखोगे ना, तो मान लो प्लस रो और माइनस रो मिलके 0 हो जाएंगे, चार्जलेस हो जाएंगे, है ना। तो इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक पूरी कैविटी, एक पूरा स्फीयर प्लस रो वाला प्लस कैविटी के साइज का स्फीयर माइनस रो वाला है। ऐसा सोचो, सब लोग इमेजिन करो कि पूरा स्फीयर है ना, वहां पे एक छोटा सा स्फीयर रखा जिसका चार्ज -2 है, वो उतने देर दूर के स्फीयर को गायब कर देगा, है ना। तो उसको बोलते हैं अपन उसको हटाने के लिए, ठीक।
ये बात सबको समझ में आई कि मैंने क्या एज्यूम किया? जल्दी बोलो। ठीक, यस सर। डन। अब मैं क्या कहूंगा कि मुझे अब यहाँ जो फील्ड लिखनी है उसको मैं कहूंगा कि इस फील्ड को मैं दोनों की, मान लो मुझे इस पॉइंट पे फील्ड लिखनी है, कोई भी जनरल पॉइंट है पी, तो बेटा इस पॉइंट पे फील्ड पूरे स्फेयर के कारण भी होगी और इस हॉलो स्फेयर के कारण भी होगी। तो ध्यान से सुनना, ये मैं हॉलो स्फेयर मान रहा हूँ, वो माइनस रो वाला स्फेयर मान रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, जो लाल वाला बनाया है ना वो माइनस रो वाला स्फेयर, माइनस रो, और ये अपना वो पॉइंट P है। तो अगर मैं उस P पॉइंट पे E नेट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। इसके कारण फील्ड लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो, इस कारण लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो, और दोनों की फील्ड का जो सम होगा वो क्या होगा? नेट फील्ड। ठीक, रो वाला एक स्फेयर है, ध्यान से देखिएगा, रो वाले स्फेयर की फील्ड लिख रहा हूँ। स्फेयर की फील्ड वेक्टर फॉर्म में होती है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो r क्या होता है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब ये C1 और मैं पॉइंट जहां फील्ड लिख रहा हूँ वो है P। तो रो C1 P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने क्या लिखा है बेटा? पूरे स्फेयर के कारण अंदर सिचुएटेड P पॉइंट पे फील्ड लिखी है वेक्टर फॉर्म में, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r वेक्टर है उस पॉइंट का स्फेयर के लिए पोजीशन वेक्टर विच इज C1 P वेक्टर, प्लस माइनस रो वाले की फील्ड माइनस रो, है ना, P पॉइंट का C2 के रिस्पेक्ट में r वेक्टर C2P, है ना, ये पोजीशन वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्ड को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। कौन सा वेक्टर फॉर्म? रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r वेक्टर क्या होता है? अंदर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेंटर के रिस्पेक्ट में। पहले का सेंटर C1 था, दूसरे का सेंटर C2 था, दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखना, हो गया क्वेश्चन खत्म एक्चुअली, पता तुम्हें। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये बचा C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। क्या बचा? C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। आप अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये है बेटा C1P वेक्टर और ये है C2P वेक्टर, और ये वेक्टर बनेगा C1 C2 वेक्टर, है ना। अगर मैं ट्रायंगल लॉ लिखूं, ध्यान से देखिएगा, C1 C2 वेक्टर प्लस, ट्रायंगल लॉ से लिख रहा हूं, C2P वेक्टर इज इक्वल टू C1P। इस ट्रायंगल के अंदर मैं वेक्टर लॉ लिख रहा हूं कि ये ट्रायंगल दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। मुझे क्या चाहिए? C1P माइनस C2P। तो C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू C1 C2 वेक्टर। रिप्लेस कर दो रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही मैंने बोला था, आपको याद हो तो, कि वो फील्ड C1 C2 के पैरेलल होती है। देखो वो पैरेलल आ गई। पूरी कहानी वेक्टर की थी, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, है ना, फिर सोचना, है ना। मैंने सिंपली क्या कहा? मैंने इसको दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ माना, और उस पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी वो इस रो वाले स्फेयर और माइनस रो वाले स्फेयर के फील्ड का सम होगी। मैं फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मुझे वेक्टर सम करना। रो वाले के कारण P पॉइंट पे फील्ड रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये अपना r वेक्टर, इसको मैं कह रहा हूं C1P। ठीक, लिख दिया C1P। और माइनस रो वाला ये गोला था, इसके कारण यहाँ पे लिखूंगा तो कौन सा वेक्टर लिखूंगा? C2P। तो माइनस रो C2P अपॉन 3 एप्सिलॉन। क्या कॉमन आ गया बेटा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। क्या बचा? C1P माइनस C2P। मुझे इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना था। मैंने यहाँ ट्रायंगल लॉ से बना के देखा,
इसको यहां से मिला दिया, ये C1P, ये C2P, सॉरी ये C1C2, ये C2P और ये C1P। मैं ट्रायंगल लॉ से रिलेशन लिख सकता हूँ C1C2 प्लस C2P इज इक्वल टू C1P। तो इसका आंसर आता है C1C2। इस C1C2 को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन देखो, इस एक्सप्रेशन से ये प्रूफ होता है कि इसके अंदर जो देखो रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और C1 C2 वेक्टर भी कांस्टेंट है। C1 C2 इज द वेक्टर ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो इसका मतलब इसके अंदर एक ये पूरी फील्ड ही कांस्टेंट है। सो देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सेंटर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ज्वाइनिंग द कैविटी। लिख लीजिए, वैसे तो डाउट किसी को। आगे हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली यहां से आगे हमें कैपेसिटर में इसकी नीड आती है। तो एक्चुअली जो शीट की फील्ड वाला पार्ट है वो यहाँ पे अभी बस मैं फील्ड की वैल्यू बता दूंगा कि इतनी होती है। आगे जब अपन कैपेसिटर में जाएंगे तो अपन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज सीखेंगे, है ना। तो अपन अगला टॉपिक अपना क्या है, इसी में गॉस लॉ को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। इनफाइनाइट थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट, है ना। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें एक बहुत भारी कंफ्यूजन होता है जीवन में, वो कंफ्यूजन क्यों होता है मैं वो बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बताऊंगा। ये इनफाइनाइट शीट दो टाइप की हो सकती है। कंडक्टिंग, बहुत ध्यान से सुनना है, एंड नॉन कंडक्टिंग हो सकती है ना। कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट हो सकती है। इनफाइनाइट शीट का मतलब कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने इसको फाइनाइट साइज का बना दिया है, इसी डायमेंशन में ये इनफाइनाइट है ना। थिन शीट है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होगा। अच्छा, शीट का ना चार्ज Q और एरिया A मान लेते हैं। Q इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज शीट पे कितना है Q, एंड A इज द सरफेस एरिया। ये क्या है इसका सरफेस एरिया, है ना। एक बेसिक डिफरेंस होता है, उस बेसिक डिफरेंस को ध्यान से समझना तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना तुम्हें लगेगा सर कब ये कब वो। ध्यान से समझना। कंडक्टर के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसको मैं चैप्टर के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर को जितना भी चार्ज देते हैं वो पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। वो पूरा चार्ज कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे। तो आप अगर बेटा इस कितनी भी शीट थिन हो ना, मान लो थिन शीट है, जैसे इसको चार्ज देंगे तो पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा, है ना। थिन शीट है, बिल्कुल थिन है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, बट वो चार्ज इधर भी आ जाएगा और वो चार्ज इधर भी आएगा। भले ही थिकनेस नेग्लिजिबल है लेकिन अंदर बल्क में कोई चार्ज नहीं हो सकता। कुछ चार्ज, आधा चार्ज लेफ्ट वाली सरफेस पे होगा, आधा चार्ज राइट वाली सरफेस पे। ये मानते हो सब लोग। क्योंकि मैंने क्या कहा था, किस प्रॉपर्टी को यूज करके बताया मैंने, कि मैंने कहा था कि कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे। तो जैसे ही चार्ज इसमें सरफेस पे आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इधर भी आ जाएगा Q/2 चार्ज और इधर आ जाएगा Q/2 चार्ज, दोनों साइड आधा आधा चार्ज आ जाएगा ताकि बीच में फील्ड 0 हो जाए। तो इसमें जो सिग्मा होगा ना, सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें सिग्मा आएगा भाई Q/2 चार्ज, इस सरफेस का एरिया कितना है A, इस सरफेस का एरिया कितना है A। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है Q/2। कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/2 है, क्योंकि दो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज क्या हो गया Q/2 है। सॉरी सिग्मा कितना आ गया Q/2 है।
जबकि इसके अंदर थिन शीट जो है ये बहुत ही थिन है, कितनी भी थिन है, मान लो इतनी बिल्कुल थिन सी शीट है, इसमें चार्ज ना हर जगह है, ऐसा मान लो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, है ना, ऐसा क्यू चार्ज, ठीक है। तो इसमें ये पूरे का एरिया कितना है, ए, और चार्ज कितना है, क्यू। तो इसमें सिग्मा कितना आएगा, क्यू बाय ए। भाई आप एक पतली सी पॉलिथीन लेके आओ, एल्युमिनियम फॉइल जैसी, आप कहो कि इसमें पूरा चार्ज क्यू है और पूरा एरिया ए है, तो आप कहोगे चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्यू बाय ए। वहां 2a क्यों हुआ, क्योंकि आप कितनी भी थिन लेके आओगे, अगर वो कंडक्टिंग है तो पूरा चार्ज आधा इधर सरफेस पे आ जाएगा, आधा उधर आ जाएगा, जबकि अगर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना होता तो पूरा का पूरा एक ही सरफेस पे, अभी यहाँ ये दो सरफेस पे है। तो एक्चुअली ना कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों में सिग्मा अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है, सिग्मा। और वो अलग क्यों हुआ, चार्ज अगर दो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा क्यू बाय 2a होता है, चार्ज अगर एक ही सरफेस पे है तो सिग्मा क्यू इक्वल क्यू अपॉन ए होता है। बेटा इसको ना समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर याद रखोगे ना तो फिर गलतियां होंगी। अच्छा, मैं इसकी फील्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो मैं प्रूव करूंगा, है ना। इसकी जो फील्ड होती है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, किसकी टर्म में, क्यू की टर्म में, और वो फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, चाहे वो कंडक्टिंग शीट हो या नॉन कंडक्टिंग शीट हो। आपसे कहा गया है कि एक शीट है जिसका चार्ज Q है और उसका एरिया A है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आंसर है Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इस फील्ड को सिग्मा की फॉर्म में लिखूं तो कंडक्टिंग के लिए ये फॉर्मूला देखो, Q बाय 2a सिग्मा है तो ये बनता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके केस में सिग्मा Q बाय a है तो यहां बनता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, है ना। यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा की टर्म में लिखी जाए तो एक में 2 आता है और एक में 2 नहीं आता है। क्या फील्ड के फॉर्मूले अलग अलग हैं, नहीं, सिग्मा अलग अलग। क्यों अलग है, क्योंकि एक में वो चार्ज ए एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक में वो चार्ज 2a एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां ए एरिया पे है वहां सिग्मा होगा Q बाय ए, जहां 2a पे है वहां सिग्मा होगा Q बाय 2a। तो एक में इसीलिए फील्ड का फॉर्मूला बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक में बन गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बना कैसे वो मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा, ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं इसका प्रूफ बताऊंगा ये आया कैसे। देखना, मान लेते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट है। कैसी शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट। इसकी इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, क्या आना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना। ठीक है भाई, बिल्कुल थिन शीट है ना, पूरे पे चार्ज है। बायसिमेट्री आपको ये तो समझ में आता ही होगा कि इसकी फील्ड ऐसे दूर की तरफ होगी, है ना, प्लस चार्ज है तो ऐसा दूर की तरफ, इनफाइनाइट शीट है तो ऐसा रेडियल फील्ड होगी, सॉरी ऐसा दूर की तरफ जाती हुई फील्ड होगी, यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं एक गॉसियन सिलेंडर मानता हूं, है ना, गॉसियन सरफेस ये तो माननी है, ये रही गॉसियन सरफेस, है ना। इसका एरिया है, मान लेते हैं डी ए, डी ए माना है मैंने छोटा सा एरिया, ये एरिया में कितना होगा डी ए, ये एरिया में कितना होगा डी ए, है ना, डी ए। ठीक है, मैं लिखूंगा बेटा टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स देखो, ये एरिया वेक्टर भी बाहर, फ्लक्स भी बाहर, ये एरिया वेक्टर भी बाहर और ई भी बाहर, तो उधर का फ्लक्स आया ई इंटू डी ए, प्लस इधर का भी फ्लक्स आया ई इंटू डी ए। दोनों तरफ एरिया वेक्टर आपको मैंने बताया था ना, क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, दोनों तरफ वो आ गया ई प्लस डी ए प्लस ई प्लस डी ए।
इक्वल टू, अब मुझे लिखना है इस डीए एरिया के अंदर चार्ज कितना है ना। तो आप सोच के देखो, अगर मैं कहता हूं इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा के कारण इसके अंदर का चार्ज आएगा सिग्मा इंटू डी। क्या है भाई, सिग्मा इंटू डी है। मैं पूछूं डीए एरिया से कट किया तो अंदर का चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर जगह से डी कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2e is equal to sigma upon epsilon naught. So E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. और sigma को आप क्या लिखोगे, याद करो, Q by A। क्या लिखोगे, Q by A. So it is Q upon 2A epsilon naught. This is the electric field due to non-conducting infinite sheet। और आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसे पैरेलल इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। सो दिस शीट इज अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट की फील्ड थी। जल्दी से लिखिए, रिजल्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्यू के टर्म में काफी काम आ जाता है। चलिए अगला अपन सीखते हैं कंडक्टिंग शीट का। दो तरीके से गॉसियन सरफेस मान सकते हैं, ऐसा जैसा माना था ऐसा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट इसमें ना जनरली आप देखोगे बुक्स में कैसे बना देते हैं, इसमें चार्ज ना सिर्फ सरफेस सरफेस पे रहता है, प्लस 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 प्लस। आप जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया था बिल्कुल वैसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस यहाँ पे एक दूसरे टाइप से बना के बता रहा हूँ कि गॉसियन सिलेंडर ऐसा माना कि एक एंड अंदर है और दूसरा एंड बाहर। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी मिलेगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो। मैं उसको पिछले मेथड से प्रूव करके बताऊंगा, सेम आंसर है ना। इससे भी सुन लो, बहुत जगहों पे इससे दिया होता है, तुम्हें डाउट आ जाएगा सर कौन सा सही है, दोनों सही है ना। मैंने ये अपना गॉसियन सिलेंडर माना, यहाँ पे फील्ड जीरो है, यहाँ पे फील्ड ई है और इसका एरिया है डी ए। तुम टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स को लिखोगे ई इंटू डी ए। इससे फ्लक्स है, इससे फ्लक्स ही जीरो है क्योंकि यहाँ फील्ड ही जीरो थी, इक्वल टू क्यू। इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ इस सरफेस का चार्ज है और इस सरफेस का चार्ज कितना होगा, तो बेटा इस सरफेस का चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी इंटू इसके अंदर कितना एरिया है जो इसको कट कर रहा है, डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कैंसिल हुआ, ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आपको मैंने बताया, आप लिख सकते हो क्यू बाय 2a। क्यू के टर्म में तो सेम आंसर आएगा, है ना। ये मैंने गॉसियन सरफेस ऐसी मानी, आप चाहो तो गॉसियन सरफेस बिल्कुल आर पार जाती हुई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इधर फील्ड ई, इधर भी फील्ड ई, चार्ज यहां भी था और चार्ज यहां भी था, ठीक है। ये एरिया डी ए, तो ये एरिया भी डी ए, ये एरिया भी डी ए और ये एरिया भी डी। दो बार कट करके जा रहा है दो चार्ज सरफेसेस को। फ्लक्स लिखोगे, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लिखेंगे तो वापस 2 आएगा दो साइड का, और जब चार्ज लिखेंगे तो यहाँ का चार्ज भी लिखना पड़ेगा और यहाँ का चार्ज भी। तो चार्ज कितना आएगा, सिग्मा इंटू डी ए प्लस सिग्मा इंटू डी ए, वापस वो 2 डी ए बन जाएगा, ई सॉल्व होके तो वही आना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप दोनों में से कोई सा भी गॉसियन सरफेस मानो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। वापस समझो, चार्ज के टर्म में आंसर सेम है। आपके पास कहा गया है कि एक शीट है, इनफाइनाइट शीट, इस पे चार्ज क्यू है, इसका एरिया ए है, इसकी फील्ड क्या होगी, सोचना ही नहीं कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, इसकी फील्ड होगी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी फील्ड क्या होगी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, चाहे वो कंडक्टिंग
शीट हो या नॉन कंडक्टिंग चार्ज, टोटल चार्ज और एरिया के टर्म में फॉर्मूला सेम रहता है। इसको जल्दी से लिखिए, सुनना ध्यान से। शीट के कुछ क्वेश्चंस अपन जब कंडक्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद करवाऊंगा। शीट के कुछ और क्वेश्चंस में अपन कैपेसिटर में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में यहां करवा रहा हूं जहां पर नेट फील्ड निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आगे चल के ना अपन कैपेसिटर सीखेंगे, तो कैपेसिटर क्या होता है ना कि ऐसी ही दो शीटों को, कंडक्टिंग शीटों को पास पास रख देते हैं। अभी मैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं कर रहा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अपन आगे सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दो शीटें हैं, कैपेसिटर की बात हो रही है, तो ये इस पे एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे चार्ज माइनस क्यू। तुम्हें नहीं पता कि इसे कैपेसिटर कहते हैं, तुमसे कहा गया कि दो शीटें हैं, इन पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इनका एरिया जो है वो के बराबर है। मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, 1, 2 और 3। इन तीनों पे मैं नेट फील्ड निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। मैं 1, 2 और 3 पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो सुनना ध्यान से, मैं सिग्मा विग्मा लिखने पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, चेंज होगा, लेकिन क्यू के टर्म में तो फॉर्मूला सेम रहता है, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस चार्ज है, इसकी फील्ड दूर की तरफ, ये माइनस चार्ज है, इसकी फील्ड इसकी तरफ है। पहले मैं प्लस क्यू वाले की फील्ड तीनों जगह पे लिख दे रहा हूँ। प्लस क्यू वाले की फील्ड इधर, ये भी मैं प्लस क्यू की फील्ड लिखूंगा तीनों पॉइंट्स पे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्लस क्यू वाले की फील्ड इधर कितनी बेटा? Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। कैसे फॉर्मूला जानते हैं, और दूर की तरफ होगी। प्लस क्यू वाले की फील्ड इधर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी प्लस क्यू है तो यहाँ भी फील्ड कहाँ आएगी? दूर की तरफ, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने क्या लिखा है? क्यू वाले के फील्ड है ना। अच्छा, माइनस क्यू वाले को लिखें। अच्छा, एक और बहुत अच्छा तरीका है लिखने का कि तुम्हें तो नहीं पता इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला ये जानते हो ना, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें ना Q को साइन के साथ रखना, अपने आप आ जाएगा। देखो माइनस क्यू रखोगे तो अट्रैक्टिव है, ऐसे भी लिख सकते हो, या साइन के साथ वेक्टर से सोचो तो कितना आएगा? Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। मैंने ड्रॉ कर दिया, माइनस साइन यूज हो गया ऑपोजिट में, इधर की तरफ Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। माइनस चार्ज था भाई, फील्ड उसकी तरफ आएगा, और यहाँ भी माइनस चार्ज था, फील्ड उसकी तरफ आएगा, है ना। मैंने इस चीज को यूज किया है कि प्लस चार्ज से दूर की तरफ फील्ड होती है, माइनस चार्ज की फील्ड उसकी तरफ होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट 1 पर नेट फील्ड 0 बन रही है, दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। पॉइंट 2 पर दोनों फील्ड ऐड हो रही है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और 3 पर वापस दोनों कैंसिल हो रही है, और नेट फील्ड क्या हो रही है? 0। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर फील्ड होती है और कैपेसिटर के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कैपेसिटर होता क्या है? दो ऐसी शीट जिसको हम एक को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, एक को माइनस क्यू, मतलब इक्वल ऑपोजिट चार्ज देते हैं, तो उसके अंदर फील्ड होती है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और बाहर फील्ड कितनी होती है? 0, क्योंकि बाहर जो दोनों प्लेट्स की फील्ड है वो आपस में कैंसिल हो जाती है। यहाँ अपन ने इस चीज को प्रूव भी कर लिया। आगे अपन इस रिजल्ट को यूज करेंगे जब अपन कैपेसिटर चैप्टर में जाएंगे। इसको जल्दी